हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम विज्ञान के मॉडल टेस्ट पेपर देखेंगे, जिसके अंदर हम भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तीनों के महत्वपूर्ण एमसीक्यू का यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप साइंस की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और साइंस भी अगर आप पढ़ते हैं तो ये टेस्ट आपके लिए हो सकता है। आप देख सकते हैं, आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हो, प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हो, हॉस्टल वार्डन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स लाइक एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे जो एमसीक्यू का जो टेस्ट सीरीज होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हम सभी हमारे से आप जुड़े होंगे तो साइंस के हम 10 से 12 वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में, तो आप उसे भी एज ए टेस्ट, एज ए मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। बाकी अदर भी वीडियोस जो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट के फॉर्म में एक जगह इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग तरह के वीडियोस देख सकते हैं, जो कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स, सीजी व्यापम के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये साइंस वाला प्लेलिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए होगा जो प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हो, हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो या फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस प्रयोगशाला परिचारक में 60 मार्क्स के प्रश्न जो है केवल साइंस से ही पूछे जाएंगे। इसलिए ये साइंस वाला जो मॉडल टेस्ट पेपर होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए कि कोलाइड में इनमें से कौन सा प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, कोलाइड आप सभी को शायद पता होगा कि जब किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु को डाला जाता है, मान लो दूसरी वस्तु जो है इनसॉल्युबल है, अघुलनशील पदार्थ है, तो वो अगर और वो वस्तु दूसरे वस्तु में जाके पूरे अच्छे तरह से सस्पेंड हो जा रहा है, परिक्षेपित हो जाते हैं, बोलते हैं उसको। ठीक है, परिक्षेपित हो जा रहा है तो हम उसको कोलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि एक ग्लास में आप पानी ले लो। ठीक है, इस पानी में क्या करो, आप चॉक पाउडर डाल दो। ठीक है, तो चॉक के पाउडर तो क्योंकि वो घुलेगा तो है नहीं, लेकिन अच्छे से मिक्स करोगे तो चॉक पाउडर ये सब तरफ जो है सस्पेंड हो जाएगा, परिलक्षित हो जाएगा। ठीक है, परिक्षेपित हो जाएगा। सही शुद्ध हिंदी क्या है, परिक्षेपित हो जाएगा अगर अच्छे से मिक्स करोगे तो इस तरह का जो विलयन बल के तैयार होगा उसको हम कोलाइडल विलयन कहते हैं या फिर कोलाइड कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कोलाइड जो बन के, जैसे दूध भी क्या हुआ, एक तरह का कोलाइड ही है। ठीक है, तो ये जो कोलाइड बन के तैयार हुआ उसमें कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं? टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप मैच करेंगे और वीडियोस के लास्ट में आपको बताना है कि कितना सही आपका हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जो भी अगर कोलाइड हो, उस कोलाइड में टिंडल इफेक्ट भी देखने को मिलता है और ब्राउनी गति भी देखने को मिलता है। टिंडल इफेक्ट आपने देखा होगा कि मान ले एक खपड़े वाला जब घर होता है ना एक ठो, तो उसमें कहीं पे अगर होल रहता है तो सनलाइट जब उससे एंटर करता है तो लाइट एकदम ऐसे एक लाइन की तरह दिखाई देता है, और जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं उसमें ये दिखाई देने लगते हैं ऐसे। ठीक है, उसमें गति करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये टिंडल इफेक्ट के कारण ही होता है। ठीक है, जैसे कभी भी आप देखे होंगे कि धूल या फिर धुएं से भरे हुए कमरे में जब किसी छिद्र से प्रकाश अंदर एंटर करती है तो एक सीधी सी लाइन के रूप में दिखाई देता है और उसमें डस्ट पार्टिकल जो उसमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो क्या, टिंडल इफेक्ट का ही उदाहरण होता है। आप घने जंगल में चले जाएं, सूर्य की प्रकाश की किरणें ऊपर से आप एक सीधी लाइन के रूप में दिखाई देते हैं, ये सब टिंडल प्रभाव के ही कारण होते हैं। ठीक है, तो ये सब टिंडल इफेक्ट होता है। और उसमें जो जो डस्ट पार्टिकल की जो गति होती है ना, वो ब्राउनी गति होती है। ठीक है, जैसे धूल हो या फिर कह लीजिए कि डस्ट पार्टिकल हो, फिर बादल हो गया, धुआं होगा, ये सब जो मूव करते हुए दिखाई देते हैं ना, वो किसकी, वो ब्राउनी गति के कारण होते हैं। मतलब कहने का कि जो कोलाइड होता है उनमें दोनों तरह के गुण दिखाई देते हैं, टिंडल इफेक्ट भी और ब्राउनी गति दोनों दिखाई देते हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि कैंसर के उपचार के लिए किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैंसर आप जानते हैं कि कितना ही भयावह बीमारी आजकल ये है, बहुत कॉमन होने को मिल रहा है कैंसर। तो जो कैंसर होता है इसका इलाज किसके माध्यम से किया जाता है, कौन से तत्वों का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, सोना, आयोडीन या फिर कोबाल्ट। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
कोबाल्ट का एक समस्थानिक होता है कोबाल्ट 60। ये कोबाल्ट 60 का ही उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। ठीक है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुका है। और आयोडीन तो होता है जो हमारे थायराइड ग्रंथि होता है। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि अच्छे से कार्य करे उसके लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, मतलब कह लो कि थायराइड ग्रंथि को ठीक से काम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। क्लोरीन तो आप जानते ही हो, क्लोरीन के बारे में कई जगह से मिलता है, जैसे हमारा जो खाने का नमक होता है उसमें भी क्लोरीन होता है, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ठीक है, ये सब में भी क्लोरीन देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, सोना तो आप जानते हैं, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है सिंबल AU होता है, सोने का ज्वेलरी वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या, जब केमिस्ट्री में स्पेसिफिक जो टॉपिक है अलग अलग इन सब से वीडियोस बनाए जा सकते हैं। तो अभी मैं उतना ज़्यादा अगर एक ही ऑप्शन को एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही था, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, इनमें से किसका क्वथनांक अधिक होगा। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा क्या बोलते हैं मिश्रण होगा या फिर कौन सा ऐसा यौगिक है, कंपाउंड है जिसका क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पर, जिस तापमान पर कोई वस्तु बॉइल करने लगे उसी को हम उसका क्वथनांक कहते हैं। तो किसका क्वथनांक अधिक होगा इन चारों में से, सहसंयोजिक यौगिक का, आयनिक यौगिक का, दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं है। बताना इसका आंसर क्या होगा। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा क्या है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, देखिए जो आयनिक यौगिक होते हैं ना वो बहुत कठोर होते हैं। ठीक है, उनके जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं और बहुत एक कठोर बंध से, क्योंकि ये जो आयनिक यौगिक के अंदर जो आयनिक बंध होता है वो बहुत ही स्ट्रांग बंध होता है। ठीक है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड के कारण इतना आसानी से उनको बॉयल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए जो क्वथनांक इनका अधिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ये बॉयल हो पाएंगे। वहीं जो सहसंयोजिक यौगिक हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे, ये बहुत आसानी से जो है बॉयल होना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो पानी आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, पानी क्या है, एक सहसंयोजी यौगिक है। अगर इसको आप उबालेंगे तो बहुत आसानी से उबल जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो बॉयल होने लगता है। लेकिन जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक की एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ, मान लो सोडियम क्लोराइड, खाने का जो नमक है, ये क्या है, एक आयनिक यौगिक है। अगर इसको आप उबालेंगे, बॉयल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बंध है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है इसको। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका क्वथनांक अधिक होता है, जबकि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनका क्वथनांक कम होता है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न आपके लिए कि नीचे दिए गए विकल्प में 3 विकल्प किसी एक ही चीज के बारे में बताता है, कौन सा विकल्प बाकी तीनों से अलग है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए पहला है ऑप्शन अवोगाद्रो संख्या, दूसरा है 6.022 इंटू 1023 नहीं, 1023 नहीं है, एक्चुअली ये क्या है, 10 की पावर 23 है। ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 ये है। ठीक है, तीसरा है NO नो लिख दिया गया है, लेकिन एक्चुअली में NO छोटा सा O होता है यहाँ पे, और नीचे है 22.5 नैनोमीटर। इस चारों में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है इन तीनों से अलग है। अब मैं बताता हूँ क्या होगा। एक आपने सुना होगा अवोगाड्रो संख्या। अवोगाड्रो संख्या होता क्या है कि एक मोल के, कोई भी एक मोल जो पदार्थ है, एक मोल पदार्थ में अणुओं या फिर परमाणुओं की जो कुल संख्या होती है उसी को हम अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ, एक मोल पदार्थ में जितने भी अणु या परमाणुओं की कुल संख्या होती है उसी को हम अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। और एक मोल पदार्थ में अणु परमाणु की जो संख्या होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, और इसी को हम अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। और इसको N नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, N नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार से ऐसा भी देखने को मिलता है Na। ठीक है, तो ये सब सेम है। ये 22.5 नैनोमीटर जो है ये इन सब से तीनों से अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि ये इन सबसे अलग है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आपके लिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसके कहते हैं। देखिए रेडॉक्स में यहाँ पे देखेंगे तो दो शब्द से मिलकर बना हुआ रेड और OX। रेड जो है एक्चुअली में ये रिडक्शन है। ठीक है, रिडक्शन, और OX जो है ये है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन दो शब्दों को मिला के रेडॉक्स बनाया गया। रेडॉक्स को हिंदी में हम कहते हैं अपचयन, और जो ऑक्सीडेशन है इसको हम कहते हैं उपचयन।
ठीक है, या फिर ऑक्सीकरण भी कहते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, ऑक्सीकरण या उपचयन, रिडक्शन यानी अपचयन। अब देखिए, अब ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा, अपचयन उपचयन दोनों होगा, उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। जब ऑक्सीकरण मतलब उपचयन और अपचयन अर्थात रिडक्शन दोनों हो तो अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। एक एग्जांपल से इसको मैं समझाता हूं। जैसे मैं ले लेता हूं जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इसका रिएक्शन मैं करा देता हूं कार्बन से। ठीक है, कार्बन से और जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कराता हूं। रिएक्शन कराएंगे ना तो हमको क्या मिल जाएगा? ये जिंक अलग होगा और ये ऑक्सीजन CO के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा। अपचयन मतलब क्या होता है? देखिए, अपचयन दो तरीके से होगा। किसी भी तत्व का, किसी भी धातु का अपचयन कब होगा? जब ये ऑक्सीजन गेन करता हो। ठीक है, ऑक्सीजन गेन करता हो या फिर हाइड्रोजन रिलीज करता हो। उसी तरह उपचयन क्या होगा? जब वो हाइड्रोजन गेन करता हो या ऑक्सीजन रिलीज करता हो। ठीक है, याद रखना है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड जो है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का यहाँ पे शायद मैं थोड़ा सा उल्टा बता दिया, इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये इसी में मैं डायरेक्ट समझाता हूँ। ये वाला पार्ट ठीक था। यहाँ पे देखिए, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन क्या करता है? अपना ये रिमूव कर देता है। तो ये क्या बन जाता है? ये केवल जिंक बचता है। तो ये ऑक्सीजन एक्चुअली में क्या किया? ये त्यागा। ऑक्सीजन जब त्यागा तब यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, रिडक्शन हुआ, अपचयन हो गया। तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया तो जिंक बन गया। कार्बन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन प्राप्त किया तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। तो ये कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब कोई धातु अपना ऑक्सीजन त्याग दे, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन प्राप्त किए, ऑक्सीजन त्यागना या फिर हाइड्रोजन प्राप्त करना अपचयन कहलाता है, या फिर ऑक्सीजन प्राप्त करना और हाइड्रोजन त्याग देना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जो भी मैं बोला उसको आप वर्ड में कहीं पे लिख लें, उसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने लिखा भी है, अपचयन क्या होगा? यहां पे हमने क्या बताया? ऑक्सीजन जो है ये क्या किया? त्यागा। ठीक है, ये उल्टा कर दिया था, ऑक्सीजन को हमने त्याग दिया। ये जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड क्या किया? ऑक्सीजन को छोड़ा तो जिंक बच गया। तो ऑक्सीजन रिलीज किया या फिर हाइड्रोजन प्राप्त करना। ऑक्सीजन रिलीज करना या हाइड्रोजन प्राप्त करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इसका जस्ट उल्टा, ऑक्सीजन को प्राप्त करना या फिर हाइड्रोजन को रिलीज करना कहलाता है उपचयन या फिर ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझ के एक जगह लिख लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सीधी से याद रखना है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा तो उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। छठवां प्रश्न है कि सबसे अशुद्ध कोयले में कौन कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? देखिए, कोई कार्बन जो है, कोई कार्बन या फिर कोयला, ठीक है, कोयला क्या एक तरह का कार्बन ही तो है, कार्बन से ही बना होता है। तो जिस किसी कोयले में कार्बन की मात्रा कम होगी वो उतने ही अशुद्ध रूप से होगा। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होगा, बाकी अशुद्धियां जैसे मान लो ह्यूमिडिटी, पानी, ये सब जिसमें अधिक होगा वो अशुद्ध कोयला होगा। ठीक है, तो जो अशुद्ध कोयला है उसमें कार्बन का प्रतिशत जो सबसे कम होगा वही होगा। जैसे जो अशुद्ध कोयला है उसमें कार्बन मात्र 25 से 35% ही है, बाकी जो उसमें अशुद्धियां हो जाएगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगा, बाकी अदर उसमें अशुद्धियां मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो याद रखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कोयला 4 प्रकार का मुख्य रूप से होता है। जो सबसे उच्चतम टाइप का कोयला होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रासाइट। ठीक है, सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है क्या कहलाता है? एंथ्रासाइट। फिर उसके नीचे जाएंगे, उसके थोड़ा सा खराब क्वालिटी का जो होता है उसको हम बिटुमिनस कहते हैं। ठीक है, बिटुमिनस। ठीक है, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस। बिटुमिनस के बाद जो आता है हमारे पास लिग्नाइट। ठीक है, और सबसे खराब क्वालिटी का जो कोयला होता है वो पीट कोयला होता है। ठीक है, ये ऑर्डर को आप याद रखिएगा, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट सबसे खराब कोयला होता है। तो सबसे अशुद्ध वाला जो हम बोल रहे हैं ना, ये पीट कोयला का ही बात कर रहा है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार की आयन नहीं होगा, ये एक्चुअली में आयन होगा। ठीक है, किस प्रकार का आयन देता है? ठीक है, तो आर्हेनियस ने कहा था कि जब कभी भी अम्ल जल से अभिक्रिया करेगा तो धन आवेशित हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा इसका आंसर? धन आवेशित हाइड्रोजन आयन।
ठीक है, अब कैसे इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लेते हैं एक हमारे पास अम्ल है नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है। इसको हम पानी के साथ रिएक्शन कराएं H2O के साथ, ठीक है, ये भी एक्वस है। जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के बाद ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है और ये बन जाता है H3O+ आयन। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन कहते हैं या फिर धन आवेशित हाइड्रोजन आयन कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो NO3- वाला बचेगा, NO3- ऐसा होता है, ठीक है। तो अब इस पूरे रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे धन आवेशित हाइड्रोजन आयन बना, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऋण आवेशित हाइड्रोक्सिल आयन नहीं कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन तो बनेगा ही नहीं ना, नहीं बना है। हाइड्रोक्सिल आयन तब बनता है जब OH- आयन को हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। तो इस तरह का तो आयन बन ही नहीं रहा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। दोनों तो बन ही नहीं सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि धन आवेशित हाइड्रोजन आयन, इसको हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं और हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, ठीक है। 8वां प्रश्न आपके लिए कि भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा धातु कौन सा है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या आयरन? सबसे अधिक मात्रा में अगर बोलेगा क्या है तो धातु की बात कर रहा है ना, ठीक है, तत्व तो नहीं बोला है। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा है, तो तत्व जब बोलेगा ना तो याद रखिएगा वो है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है 46.6% के लगभग है, जो कि सबसे अधिक मात्रा में है। ऑक्सीजन के बाद आता है सिलिकॉन, ये 27.7% के आसपास है तत्व, ठीक है। लेकिन अगर आप पूछ दे धातु की बात कर रहा है तो सबसे अधिक मात्रा में धातु जो है एल्यूमिनियम होता है, सबसे अधिक मात्रा में। कितना? लगभग 8% जो एल्यूमिनियम है। लेकिन दूसरे नंबर पे पूछा है आपसे, ठीक है, तो दूसरे नंबर पे जो तत्व है वो है आयरन, सॉरी दूसरे नंबर पे जो धातु है वो आयरन, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आयरन जो है 5% के आसपास भूपर पट्टी पर अवेलेबल है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे एल्यूमिनियम। तीसरे नंबर पे जाएंगे तो एक कैल्शियम है जो कि 3.6% है। चौथे नंबर पे जाएंगे तो सोडियम होता है, वह 2.8%। उसके बाद मैग्नीशियम का नंबर आता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न आपके लिए कि झाग उत्प्लावन विधि का प्रयोग किस अयस्क के लिए किया जाता है, ठीक है। ओर्स अयस्क, इसके लिए एक वीडियो जो है, एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है, जो कि मैंने CGPSC मेंस के लिए तैयार किया है, जिसके अंदर मैंने ये पूरा जो और अयस्क के बारे में अच्छे से समझाया, उसको कैसे सांद्रित किया जाता है, कैसे अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। तो आप उसको जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर रूप से देख लीजिएगा। तो झाग उत्प्लावन विधि जो है, इसका उपयोग किस अयस्क के लिए किया जाता है? ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट या फिर सिलिकेट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उसका सांद्रण करने के लिए झाग उत्प्लावन विधि, जिसको हम इंग्लिश में फोर्थ फ्लोटेशन मेथड कहते हैं, ठीक है, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उसका कैल्सिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये सब कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, ठीक है, इन सब के लिए वीडियोस में ये जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 10वां प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में POP कहते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण करने के लिए जिप्सम, ठीक है, को कितने तापमान पर गर्म करना पड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे 2-3 चीज मैं बताता हूँ। एक तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा है जिप्सम। देखिए जो जिप्सम है, पहले उसका फॉर्मूला हम देखते हैं। जो जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, ये जिप्सम है, ठीक है। और इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। अभी इसको ध्यान से समझिएगा क्या है। ये जिप्सम में देखेंगे तो 2H2O है, पानी की जो मात्रा अधिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में गए तो हाफ H2O है, बस आधा पानी ही बच रहा है, और ये 2 पानी है, ठीक है। पानी का जो अणु है 2 है, यहाँ पे आधा है। मतलब इसको जब आप गर्म किए हो तभी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। कहने का मतलब ये कि जब भी आप जिप्सम को गर्म करते हो, कितना टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। जब भी जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो वो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहलाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछे गए हैं, ठीक है। 11वां प्रश्न है नामकरण पद्धति में पहला और दूसरा शब्द क्रमशः क्या दिखाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का है, टॉपिक है, ठीक है। टेक्सोनॉमी कहलाता है ये, ठीक है। नामकरण या फिर नोमेनक्लेचर ऑफ स्पीसीज या फिर टेक्सोनॉमी।
ठीक है, ये क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी, इसको स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी। अच्छा, पहले ये बता दूं कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं? नामकरण का जो पिता है किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस का नाम आपने सुना होगा, कैरोलस लिनियस। ठीक है, याद रखिए, कैरोलस लिनियस को हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, आधुनिक नामकरण के जो पिता हैं उनको किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जीवधारियों के नामकरण की शुरुआत किया था। ठीक है, तो इसमें जब जैसे एग्जांपल के लिए आप ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको कहते हैं होमो सेपियंस। ठीक है, क्या? होमो सेपियंस कहलाता है। तो होमो सेपियंस जो साइंटिफिक नेम है, इसमें दो शब्द है, ये पहला शब्द ये हो गया, दूसरा शब्द हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? पहला शब्द किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पहला शब्द जो है वंश को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वंश मतलब जीनस, GENES, जीनस। और जाति, जाति जो शब्द है जो दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि नामकरण पद्धति में जो पहला शब्द होता है वो वंश अर्थात जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो शब्द है वो कि जाति यानी कि स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। अब आपसे क्वेश्चन एक ये है कि बताइए कि जो डॉग है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? जो कैट है, बिल्ली, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? जो मैंगो है, आम, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? मोर, पीकॉक, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ये सब क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, इन सब का नाम बताइए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 12वां प्रश्न है कि कानी मछली छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कानी मछली, इसको ब्लाइंड फिश भी कहा जाता है, या फिर उस क्षेत्र में इसको घोड़पल्ली मछली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? घोड़पल्ली के नाम से उस ग्रामीण क्षेत्र में जाना जाता है, उस क्षेत्र में। ये जो है बस्तर के क्षेत्र में, बस्तर में जो कुटुमसर की गुफा है, बस्तर में जो कुटुमसर की गुफा है, ठीक है, उसी क्षेत्र में कानी मछली पाया जाता है, ब्लाइंड फिश पाया जाता है। ठीक है, इसको संकराइन मछली भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुटुमसर की जो गुफा है, वो गुफा की जो ऊपर दीवारें हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट, चूना का बना हुआ है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट चूना का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न आपके लिए कि 4R सीधे तौर पर किससे संबंधित है? जल प्रबंधन, ऊर्जा उत्पादन, वायु प्रदूषण या फिर कचरा प्रबंधन। तो ये 4R जो है ऑप्शन नंबर डी, कचरा प्रबंधन, जिसको हम कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है 4R। ये 4R में 4R है, ये चारों R का क्या मतलब है मैं भी बताता हूं। जो पहला R है उसका मतलब होता है रिड्यूस करना। ठीक है, जो वेस्ट है वो कम से कम यूज के निकाला जाए, तो उसको रिड्यूस करना। दूसरा कहलाता है रीयूज करना, जितना भी चीज है आपके पास उसको दोबारा जितना से ज्यादा यूज करें तो आपका जो वेस्ट होगा, कचरे की जो क्वांटिटी है, कम हो जाएगा। तो रिड्यूस, रीयूज, और तीसरा है रिसाइकल। ठीक है, रिसाइकलिंग करना बार बार, और चौथा जो है रीस्टोर करना। ये चारों आर जो है वेस्ट मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। 14वां प्रश्न है, पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी सही है, 1%। जो पौधे होते हैं, सूर्य प्रकाश का जितना भी उसके उनके ऊपर पड़ता है उसका मात्र 1% ही खाद्य पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। या फिर ये कह लीजिए कि 1% जो सूर्य का प्रकाश है वही ऊर्जा ही खाद्य पदार्थों में रासायनिक रूप से उसमें स्टोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 15वां प्रश्न है, सेल की खोज किसने की थी? कार्ल स्वानसन, रॉबर्ट हुक, वाटसन और क्रिक। ठीक है, तो जो सेल है, ठीक है, उसका खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, याद रखें, किसने? रॉबर्ट हुक अगर बोलेगा तो सेल की खोज किया था। लेकिन अगर आपसे पूछे जीवाणु का खोज किसने किया था, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो ये है लीवेनहुक, लीवेनहुक। ठीक है, लीवेनहॉक भी कहीं पे लिखा रहता, तो जीवाणु की खोज लीवेनहुक या लीवेनहॉक था। और रॉबर्ट हुक जब बोलेगा तो सेल की खोज किया था। वाटसन और क्रिक जो है, जो डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल है उसका खोज इन्होंने किया था। ठीक है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसका खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने किया था, याद रखना। ठीक है, 16वां प्रश्न है, टिश्यू, टिश्यू को हिंदी में कहते हैं उत्तक। ठीक है, उत्तक,
उत्तक शब्द सबसे पहले किसने दिया था? कार्ल स्वानसन, रॉबर्ट हुक, मॉरी फ्रांकोइस, जेवियर बिछट, चौथा है डार्विन। ठीक है, तो टिश्यू शब्द सबसे पहले मॉरी फ्रांकोइस जेवियर बिछट ने दिया था, इस चीज़ को याद रखना है। और डार्विन तो आप जानते हैं विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो बताया था, दिया था किसने? डार्विन ने दिया था। रॉबर्ट हुक तो हमने देख लिया, सेल की खोज करने वाले थे। और मॉरी फ्रांकोइस जेवियर बिछट जो है वो टिश्यू शब्द दिया था सबसे पहले। अब है 17वां प्रश्न कि पैरेन्काइमा का कब एरेन्काइमा कहा जाता है? देखिए पैरेन्काइमा एरेन्काइमा डरना नहीं है, ये दोनों जो हैं उत्तक के प्रकार हैं, जो टिश्यूज हैं। ठीक है, टिश्यूज के प्रकार होते हैं पैरेन्काइमा और एरेन्काइमा। तो ये जब कोशिकाओं के बीच में बड़ी गुहिकाएं अनुपस्थित होती है तब पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 18वां प्रश्न है कि डार्विनिज्म पुस्तक का लेखक कौन है? डार्विन शब्द से ये मत मार देना कि डार्विन इसका आंसर हो जाएगा, नहीं बाबा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अल्फ्रेड रसेल वेलेस, अल्फ्रेड रसेल वेलेस, ये जो है इन्होंने डार्विनिज्म पुस्तक को लिखा था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 19वां प्रश्न है विलियम हार्वे ने किस क्रिया से जुड़े हुए प्रयोग किए थे? इसका आंसर आई थिंक सभी को पता होगा कि रक्त परिसंचरण का जो खोज है उन्होंने विलियम हार्वे ने ही किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, रक्त परिसंचरण का खोज। ठीक है, कमेंट करके कोई बताइए कि बीसीजी का जो टीका है उसका खोज किसने किया था? पोलियो का जो वैक्सीन है उसका खोज किसने किया था? और ठीक है, ये दोनों कमेंट करके बताएंगे किसने किया था। 20वां प्रश्न है विश्राम करते समय किसी व्यक्ति द्वारा लगभग कितने ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन, यहाँ पे वॉल्यूम आयतन की बात कर रहा है, कितने का उपयोग किया जाता है? जब कोई आदमी सो रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है, तो कितना ऑक्सीजन जो है वो जनरली यूज करता है? तो उसका वॉल्यूम है 1 घन फुट। ये आंसर याद रखिएगा डायरेक्ट। ठीक है, 21वां प्रश्न, 21 नंबर का प्रश्न, पौधों पानी से बढ़ते हैं मिट्टी से नहीं, ये निष्कर्ष किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट कि पौधे पानी से बढ़ते हैं मिट्टी से नहीं, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया था? तो ये फॉन हैमिल्टन के द्वारा। ठीक है, फॉन हैमिल्टन ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया था कि पौधे जो हैं पानी से बढ़ते हैं मिट्टी से नहीं। मिट्टी से वो पोषक तत्वों को लेते हैं, ठीक है, और वो मिट्टी से जनरली वो वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब ही करते हैं, और जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो पानी के माध्यम से ही पौधों को मिलते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो पौधे हैं पानी से बढ़ते हैं मिट्टी से नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 22वां प्रश्न है स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसके रंग में क्या परिवर्तन होता है? अच्छा प्रश्न है ये। एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट है क्लास 10th में आपने किया होगा या फिर पढ़ा भी होगा कि जो पौधे के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उनमें स्टार्च है कि नहीं उसको पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट करना है। तो कैसे किया जाएगा? तो आयोडीन का उपयोग किया जाता था, स्टार्च के ऊपर छिड़का जाता था स्टार्च, या फिर आयोडीन में उस पत्ते को डाल के छोड़ देते थे। तो उसकी वजह से होता ये था कि जो स्टार्च का रंग जो है वो गहरा नीला या काला हो जाता था। किसके कारण? तो आयोडीन डालने के कारण। तो वहाँ पे प्रूफ हो जाता था कि जो पत्ते हैं, ठीक है, पौधों के, उनके अंदर स्टार्च या फिर मंड जिसको हिंदी में कहते हैं, ये उपस्थित रहता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि जब भी स्टार्च को आयोडीन में डाला जाता है या फिर आयोडीन छिड़का जाता है उसके ऊपर, तो कुछ समय के बाद उसका रंग गहरा नीला या फिर काला हो जाता है। ठीक है, 23वां प्रश्न है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने के लिए संपादित करने में सहायक होता है? ऊपरी भाग, निचला भाग, पूरा मस्तिष्क या फिर मध्य? ठीक है, जो मानव मस्तिष्क होगा, ठीक है, उसका पीछे के नीचे यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक ऐसा आपको देखने को मिलेगा, इसको हम कहते हैं, ये निचला भाग हो गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसको कहते हैं मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा। और यही वाला जो पार्ट होता है वो मानव मस्तिष्क का वही भाग है जो सांस लेने की प्रक्रिया, ब्रीदिंग को संपादित करने का कार्य करता है। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। बाकी ह्यूमन ब्रेन का जो वीडियो है हमारे चैनल में अवेलेबल है, बहुत सारे क्वेश्चंस पुराने वीडियोस में मैं कराया हूँ, तो उसको आप अच्छे से जाके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 24वां प्रश्न है शरीर में इंसुलिन न होने पर कौन सी बीमारी होती है? इसको तो कई सारे वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है,
कि इंसुलिन ना होने पर क्या होगा, अल्सर हो जाएगा, किडनी की खराबी होगी, रक्तचाप या फिर मधुमेह, क्या हो जाएगा। देखिए जो इंसुलिन का एक श्रावण जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब इंसुलिन अगर नहीं होगा, क्योंकि यह इंसुलिन होता है जो हमारे बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने का, उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो जब कभी भी अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। अगर शुगर बढ़ जाएगा तो मधुमेह हो जाएगा, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, डायबिटीज़, चीनिया रोग, मधुमेह, शुगर, ये सब वही है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिस किसी के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है और इंसुलिन उनके जो पैनक्रियास से वहाँ से अगर श्रावण नहीं होता तो उसको बाहर से टैबलेट दिया जाता है, या फिर कई बार से डायरेक्ट इंजेक्शन के माध्यम से उनके अंदर इंसुलिन दिया जाता है। ठीक है, ताकि ये जो डायबिटीज़ है, जो शुगर है, वो कंट्रोल रहे। ठीक है, याद रखिएगा। अल्सर क्या है, अल्सर एक पेट की बीमारी है। इसमें क्या होता है, जब कभी भी आप ज़्यादा मसाला खाते हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ खाते हैं, तीखा चीज़ खाते हैं, तो हमारा जो स्टमक होता है, तो वहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथियाँ हैं, उससे जो एसिड रिलीज होता है हमारे बॉडी में, आई थिंक पता होगा आप सभी को कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उन सबको, जो कुछ भी हम फालतू चीज़ खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होने लगता है, जो कि हमारे जो स्टमक है, पेट है, उसका इनर वॉल्स की जो दीवारें हैं, उसको धीरे धीरे डीके करने लगता है, क्षय होने लगता है। उसी बीमारी को हम अल्सर कहते हैं। ठीक है, तो ये अल्सर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब जो है बीपी हो गया, ये किडनी फेलियर वगैरह, ये सब अलग अलग बीमारियां हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। 25वां प्रश्न आपके लिए कि पादपों में पाए जाने वाला हार्मोन कोशिकाओं के विभाजन में प्रेरित करता है। मतलब कौन सा ऐसा हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। देखिए इसके लिए भी एक वीडियो जो है हमारे चैनल पे 2 वीडियोस अवेलेबल है, प्लांट हार्मोन का भी और एनिमल हार्मोन का भी। और यहाँ से जो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं इस वीडियो का भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देखिएगा। बहुत छोटे वीडियोज़ हैं, प्लांट हार्मोन, ह्यूमन हार्मोन, एनिमल हार्मोन, वहाँ से आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। आप जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन जो कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करता है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन या फिर साइटोकाइनिन, आपको बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन ऐसा प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को प्रमोट करता है, जिससे कोशिकाएं जल्दी जल्दी बढ़े और पौधों में ग्रोथ हो सके। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन हार्मोन जो है, ये पौधों की जो वृद्धि होती है, ठीक है, पौधों में जो वृद्धि होती है उसको नियंत्रित करता है। प्रजनन का भी जो कार्य होता है पौधों का, उसका इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कई बार से जो परोपजीवी होते हैं या फिर कीटनाशक, जो कीट होते हैं, उन सब से बचाने के लिए भी ऑक्सिन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। जो जिब्रेलिन है, ये पौधों की लंबाई को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, पौधों की लंबाई को कंट्रोल करता है। जो बौने पौधे होते हैं उनके ऊपर भी अगर जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाए तो वो भी बढ़ने लगते हैं। पौधों में पुष्पन, फूल को लगना, ये प्रमोट करता है। अनिषेक फलन आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अनिषेक फलन, बीज रहित जो फलों का बनना, जिसको पार्थिनोकार्पी कहते हैं इंग्लिश में। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पार्थिनोकार्पी क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं अनिषेक फलन। बिना बीज वाले फलों का निर्माण करने के लिए जिब्रेलिन का प्रयोग किया जाता है। आजकल देखना बहुत सारे ऐसे सेब हो गए, सेब में तो आपको बीज देखने को नहीं मिलेगा। टमाटर में भी आजकल कम से कम बीज आते हैं। ये सब कैसे हाइब्रिड वाले हैं। ठीक है, ये सब जिब्रेलिन का कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स का यूज करके ये सब को किया जाता है, पार्थिनोकार्पी। इथाइलिन या फिर एथिलीन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है कि जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है, और ये जो है फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पौधों को फल पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इथाइलिन। ठीक है, 26वां प्रश्न है कि डीएनए की जिन हिस्सों में अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है उसकी खोज किसने किया था। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अमर्त्य सेन, जगदीश चंद्र बोस या फिर हरगोविंद खुराना या फिर डी और सी दोनों, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हरगोविंद खुराना है, इन्होंने ही डीएनए की जीन के हिस्सों में जिसमें अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है उसका खोज किया था। ठीक है, किसने, हरगोविंद खुराना। अमर्त्य सेन तो आप जानते हैं एक हमारे देश के अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। इनको 1998 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। जगदीश चंद्र बोस जो आप जानते हैं, इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का खोज किया था।
क्रेस्कोग्राफ किस लिए था? तो पौधों की जो बढ़ने की, पौधों की जो वृद्धि होती है उसकी गति को मापने में यूज किया जाता है। मतलब ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि पौधों में जीव पाया जाता है जिसकी वजह से वो वृद्धि करते हैं, और उसको मापा किससे जाता है? क्रेस्कोग्राफ के माध्यम से। ठीक है। 27वां प्रश्न है कि एड्स किसके कारण होता है? कवक, जीवाणु, वायरस या फिर प्रोटोजोआ? किसके माध्यम से, किसके द्वारा ये फैलता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वायरस, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इसके कारण ही एड्स जो है होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर वायरस की अगर और भी देखा जाए, वायरस किसके कारण होता है? तो डेंगू हो गया, डेंगू जो है ये भी वायरस से ही होता है। पोलियो हो गया, ठीक है, HIV, डेंगू, पोलियो, चेचक, खसरा, रेबीज, ये सब वायरस की वजह से होता है। ठीक है। कवक अगर जाएंगे, कवक मतलब फंगस, फंगस से एथलीट फुट होता है, खाज हो गया, दाद, या फिर कई बार बाल्डनेस जो गंजापन होता है, ये सब किसके? एथलीट फुट, याद रखिएगा, एथलीट फुट। ठीक है, ये सब जो है कवक के कारण होता है। जीवाणुओं के कारण होने वाला जो है टिटनस, टिटनस के बाद क्षय रोग हो गया, प्लेग हो गया, ये सब जो बीमारी है जीवाणुओं के कारण, निमोनिया, कोढ़, ये सब जीवाणु के कारण होता है। प्रोटोजोआ के अगर देखना है तो एक दो प्रोटोजोआ का आप याद रख सकते हैं, मलेरिया, पायरिया, पेचिस, ये सब जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। 28वां प्रश्न है कि मंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का उपयोग करने से पहले किस जीव का उपयोग किया था? आप सभी को पता है कि जो मंडल है, ग्रेगर जोहान मंडल, इनको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन सबसे पहले मटर के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उससे पहले वो मधुमक्खी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, जो कि बाद में जाके मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। 29वां प्रश्न है आपके लिए कि स्वतंत्र अपयूहन, ठीक है, स्वतंत्र अपयूहन, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, देखिए जो मेंडल हैं उन्होंने इसके मेंडल के तीन लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये देखिए, ये होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको स्वतंत्र अपयूहन कहा जाता है। एक होता है प्रभाविकता का नियम, ठीक है, प्रभाविकता का नियम जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ, किसी वीडियो में इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है, परंतु अभी उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो पहला हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दूसरा हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको हम प्रभाविकता का नियम कहते हैं, तीसरा होता है पृथक्करण का नियम जिसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये तीनों के तीनों जो है जेनेटिक्स से संबंधित है। इन्होंने, जो ग्रेगर जोहान मंडल थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इन तीनों को प्रूव किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि मेंडल ने ही स्वतंत्र अपयूहन का नियम दिया था। इसका आंसर है, ये तीनों नियम को आपको याद रखना है। ठीक है, स्वतंत्र अपयूहन का नियम को हम लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस को कहते हैं प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कह सकते हैं पृथक्करण का नियम। तो हिंदी में भी याद रखिएगा और इंग्लिश में भी। ठीक है, तीसरा और आखिरी प्रश्न है आज का इस वीडियो का कि एक व्यक्ति की लंबाई 160 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है? ये फिजिक्स का है। पीछे हमने केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी देखा, फिजिक्स का भी कुछ क्वेश्चन देखा, यहाँ पर फिर से आ गया। देखिए, जब आप मिरर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, ऑप्टिक्स का प्रकाशिकी चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे यहाँ समझ में आएगा कि जब किसी व्यक्ति को या फिर किसी भी वस्तु का अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए जो दर्पण, जो मिरर की आवश्यकता होगी उस वस्तु के लंबाई की आधा होगी। मतलब 160 मीटर अगर 160 सेंटीमीटर लंबाई का अगर एक कोई आदमी है तो उसको देखने के लिए उसके आधे, मतलब जो मिरर की जरूरत पड़ेगा, जो दर्पण की जरूरत पड़ेगा, उसके आधे 80 सेंटीमीटर लंबे एक दर्पण की जरूरत पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार हमने इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न देखा। कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए वहाँ पे पूछ के छोड़ दिया, उसका आंसर आप कमेंट करेंगे। 30 में से आपका कितना से वो भी कमेंट करेंगे। और देखिए, जितना भी इंपॉर्टेंट और भी वीडियोस हमारे चैनल में अवेलेबल है, उन सब का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने हिसाब से वो सारे वीडियोस को जरूर देखेंगे। वीडियोस का क्वेश्चन जो था उसका लेवल कैसा था, क्या आपका अच्छा लगा कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर लें, अगर आप चैनल में नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।